हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई 2021। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी, द हिंदू और अदर मैगजीन्स में करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रही हैं। उम्मीद है कि यहाँ पे पढ़ाए गए सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की तैयारी को काफ़ी मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 3 जुलाई 2021। आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी में, द हिंदू में और अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो आज हमारा है डिजिटल इंडिया को लेकर। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के 6 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं। तो उसी उपलक्ष्य में एक डाटा पब्लिश हुआ है पीआईबी पर, तो उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि वो डाटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बस ये पूछा जा सकता है कई सारे जो पोर्टल हैं जैसे दीक्षा है, ई संजीवनी है, आरोग्य सेतु ऐप है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने 2015 के पेपर में एक सामान्य सा प्रश्न पूछा था कि स्वयं पोर्टल क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक रूप से आपको बस पता होना चाहिए कि पोर्टल क्या होते हैं और उनका पर्पस क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा पहला पोर्टल है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा कौन देता है? एक शिक्षक ही देता है। किसे देता है? अपने शिष्यों को देता है। तो दीक्षा किसके लिए होगा? दीक्षा पोर्टल होगा शिक्षकों के लिए। ठीक है, यानी कि जो देश के हमारे एजुकेटर हैं या देश के हमारे जो गवर्नमेंट टीचर हैं या जितने भी प्राइवेट इंडिविजुअल टीचर हैं, उन सब के लिए नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वर्क करेगा। अर्थात टीचर को जिन जिन चीज़ों की बुक्स या जिन पीडीएफ को या जिन स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ से इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि श्री आईएएस एकेडमी आपके लिए जितने भी डिजिटल जो भी हम आपके लिए स्लाइड्स बनाते हैं वो अधिकांशतः हम यहीं से परचेज करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का फ्री है तो वहाँ से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आपको बस ये पढ़ना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो एजुकेटर होंगे उनको नई तकनीकी मिलेगी और उस नई तकनीकी के माध्यम से बच्चों के अंदर इनोवेशन के एनवायरनमेंट को अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। आपसे सिंपल सा बस यही क्वेश्चन आएगा, दीक्षा पोर्टल का संबंध है शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषयों के लिए, ऐसे आपको दे देगा। ठीक है, या मेडिसिन के लिए आप बता देंगे नहीं साहब। फिर आता है दूसरा पोर्टल हमारा ई नाम। ई नाम आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा सकता है कि जो ई नाम पोर्टल है किससे रिलेटेड है। ये वास्तव में नाम ही समझ में आ रहा है कि कृषि उपज की जो बाजार समितियां हैं उससे रिलेटेड है। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी एपीएमसी होती है ना, उससे संबंधित है ये ई नाम पोर्टल। ठीक है, एपीएमसी का मतलब जहां पर किसान अपनी फसल को या अपने जो उत्पादन करता है उसे लेकर बेचने जाता है। ठीक है, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, यानी कि इंडिया के अलावा, यानी कि पूरे, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल उत्तर प्रदेश की बात हो, ये पूरे के पूरे भारत के लिए एक कॉमन पोर्टल है कि किसान को अगर अपनी फसल को कहीं बेचने जाना है तो नज़दीक की एपीएमसी मंडी में वो बेच सकता है जाके। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। चलिए अब बात आती है ई संजीवनी की। ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का है, नाम से ही समझ में आ रहा है संजीवनी बूटी। ठीक है, तो मेडिसिन से रिलेटेड होगा, यानी कि टेलीमेडिसिन सेवा है। अगला है हमारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में पीएम मोदी साहब ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी, जो कि कोरोना के बाद, यानी कि जितने भी छोटे दुकानदार हैं या जो व्यापारी वर्ग हैं, जो सड़क पर रेडी पटरी वाले लोग हैं, वो अपना जो प्रोडक्ट बेचते थे तो उनको डिजिटल लेन देन के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उनके लिए इस स्कीम के अंतर्गत एक पोर्टल बनाया गया है, स्वनिधि पोर्टल, जिसमें डिजिटल लेन देन को प्रमोट किया जाएगा और उनके बिजनेस को एम्पावर किया जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर मेन है डिजिटल इंडिया का पर्पस क्या है। आपसे ये जो लाइन हम आपको अब बताने जा रहे हैं, इसे आप ऐसे में उपयोग कर सकते हैं। और आप में से अधिकांश बच्चों को पता होगा कि हमने जो प्रीलिम्स पैट नाम की सीरीज शुरू की है, जो कि आपको टेलीग्राम पर मिलती है, तो उसमें सिनॉप्सिस के रूप में हमने आपको ये दे दिया था कि इंडिया टैलेंट, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। जब आप ऐसे में ऐसी लाइन लिखते हैं ना कि 3 आईटी की ज़रूरत है इंडिया में, अगर 3 आईटी 2 आईटी अगर आपस में मिल जाएं तो एक नए आईटी का निर्माण करेंगे जो नए भारत के निर्माण के लिए
उपयोगी होगा। ठीक है, तो आप ऐसी लाइन को ऐसे की अपनी बुकलेट में लिख लिया करें ताकि जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपके लिए काम आएगा। अगला है हमारा इसी में कि जो ये डिजिटल इंडिया मिशन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, तो इसमें वो 9 पिलर कौन से हैं, तो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आजकल क्या हो गई ना, काफ़ी ज़्यादा डायनामिक हो गई है। भाई डिजिटल इंडिया पे तो सारे बच्चों को आंसर पता होगा कि हाँ डिजिटल इंडिया हमें क्या है क्या नहीं है, बट डिजिटल इंडिया पे अगर उसने आपको दे दिया कि इनमें से कौन सा डिजिटल इंडिया का पर्पज़ नहीं है या कौन सी डायमेंशन इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। जैसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है, राष्ट्रीय मिशन के बारे में, ठीक है ना, राष्ट्रीय हरित जो मिशन है उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं उन 8 मिशनों में और कौन से नहीं। तो सोचो अगर वहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यहाँ पर तो ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो आपको ये 9 के 9 स्तंभ आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको इनको याद करा देंगे प्रीलिम पैड के माध्यम से, बट फिर भी आप देख लिया करें। ठीक, तो हम प्रीलिम पैड में आपको 5-5 यानी कि 5 एक बार 4 एक बार देंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। अब कौन कौन से हैं, पहला है हमारा ब्रॉडबैंड हाईवे। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को लगता होगा सर ब्रॉडबैंड क्या होता है। ब्रॉडबैंड एक तरीके का जो वाईफाई होता है ना आपका, जब आप वाईफाई वगैरह यूज करते हैं तो जो डाटा केबल जो लगती है, ठीक है, जो डाटा केबल आती है मतलब आपके यहाँ राउटर पे लगती है, उस डाटा केबल को कहते हैं ब्रॉडबैंड हाईवे। ठीक है, यानी कि घर घर में गली गली में आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जो मोबाइल फ़ोन होते थे, है ना, जो यानी कि बिना उसके वायरलेस वाले जिसमें वायर लगा होता था, तो वो ज़मीन से तार आते थे, है ना, आपके टेलीफोन एक्सचेंज बूथ से, उसको एक तरीके का ब्रॉडबैंड बोलते थे। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच, इसका क्या मतलब कि गांव में जितने भी सुदूर पूर्व में रहने वाले लोग हैं, आज भी आपने कई जगह सुना होगा कि कई जगह पर देश में गाँवों में अभी लाइट नहीं है, कई जगह पे अभी मोबाइल फ़ोन नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक मोबाइल हाथ में पकड़ा भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये उसी से रिलेटेड है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है, या आप लोग जैसे रेलवे में सफ़र कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कई जगह कई प्लेसेस पे इंटरनेट या वाईफाई की सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जिस तरीके का हॉस्पिटल निर्माण किया था यहाँ पे आपके छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग के पास में, तो उसमें उन्होंने वाईफाई की फैसिलिटी भी दे रखी थी। ये मैंने कब देखा, जब मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें जो मिनिस्टर साहब थे सत्येंद्र जैन साहब, वो जब गए तो एक पर्सन से मिले तो उनसे उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, सारे नाटक देख डालो बैठ के, ये सीरियल देख डालो। तो उसने पूछा कैसे देखें, उन्होंने बोला हमने तो वाईफाई भी लगवा रखा है। तब मैंने सोचा कि अच्छा हाँ देखो वाईफाई का ये उपयोग यहाँ पे है। ठीक है, अगला है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस आप देख ही रहे हैं कि हमें कोई एप्लीकेशन कोई फॉर्म फुलफिल करना होता है तो ई गवर्नेंस का हम उपयोग करते हैं। गवर्नमेंट को कोई कंप्लेन करनी होती है, प्राइम मिनिस्टर को कोई लेटर लिखना होता है तो इस चीज़ का उपयोग करते हैं। ई क्रांति, जो सर्विसेज हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक की डिलीवरी, सिंपल सी बात है, आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये ई क्रांति का ही तो परिणाम है ना, तो ये इससे रिलेटेड है। सभी के लिए सूचना, जिसको जो भी जानकारी चाहिए वो एक्सेस हो सकती है, आप गूगल पर कुछ भी सर्च करेंगे आपको वो सूचनाएं आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण। जो इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करना। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का मतलब जैसे छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उन इक्विपमेंट्स को बनाना, उन इक्विपमेंट्स को बनाकर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, आईपॉड हो गया, सैमसंग के फ़ोन हो गए। आपने देखा होगा कि नोएडा में सैमसंग की नई यूनिट लगाई गई है। नौकरियों के लिए आईटी का उपयोग, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका कैसे उपयोग किया जाए। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर में किस तरीके का इसका उपयोग किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 9 पिलर याद रखने हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगला जो हमारा आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हीट डोम के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप इस चित्र को देख लें, ये पैसिफिक ओशियन है, ये कनाडा है, ये हीट डोम की स्थिति है, ये यूएसए का छोटा सा एरिया है। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये है कैसे, तो हम एक बार आपको मैप में दिखा देते हैं, ओरिजिनल 3D मैप में, फिर हम आपको हीट डोम के बारे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। ठीक है,
तो आप ऐसे देखिए कि ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, हम चले वेस्ट की ओर। ध्यान देना हम कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट की ओर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया अमेरिका, क्लियर। आपने अमेरिका को देखा, ऊपर है कनाडा, ये नीचे है अमेरिका। ये जो इस तरफ है ये है पैसिफिक ओशियन, आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर, और पैसिफिक ओशियन ये ऊपर क्या है, उत्तरी भाग, इतना आपको पता है। इस तरफ को आप जाएंगे तो ये क्या होगा, पूरब होगा, ये इस तरफ का पश्चिम होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। ये जो उत्तरी भाग है ना, जैसे आप ये पृथ्वी को देख रहे हैं, तो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में जेट प्रवाह होता है। जेट प्रवाह एक तरीके की संकीर्ण पट्टी है। जब आपको मानसून पढ़ाएंगे तो आप मानसून में पढ़ते होंगे, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, जेट प्रवाह यहाँ पे काफी तेजी से वो होता है, ठीक है। जेट प्रवाह का मतलब तेज पवनें जहाँ पे चलती हैं एक निश्चित दिशा में, इनकी दिशा वेस्ट से ईस्ट होती है, पश्चिम से पूर्व। इतनी बातें समझ गए। चलिए अब इतनी बातें आप जब समझ गए तो यहाँ पे क्या है कि ये जो एरिया है ना प्रशांत महासागर का, इस प्रशांत महासागर में जब गर्मी काफी ज्यादा बढ़ती है तो यहाँ समुद्र का पानी ऊपर उठने लगता है, जिसको हम संवहन बोलते हैं, ठीक है। जब ये पानी यहाँ से ऊपर उठेगा तो यहाँ से जो गर्माहट है इस तरफ को आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का उच्च दाब बन जाएगा और यहाँ पे एक तरीके का निम्न दाब होगा। तो आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनों का प्रवाह होता है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब इसी चीज को हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ये जेट स्ट्रीम यहाँ से जा रही है ना, ये जेट स्ट्रीम का फ्लो है। अब यहाँ पे आप देखिए हाई प्रेशर और लो प्रेशर, जब काफी ज्यादा सन की रेज यहाँ पे पड़ेंगी तो क्या होगा, सन की रेज पड़ने से वो पानी वहाँ का गर्म होने लगेगा, और जब पानी वहाँ का गर्म होगा तो वो ऊपर उठने लगेगा, और ऊपर उठ के जब जाएगा तो ऊपर ये बादलों का यहाँ पे निर्माण नहीं करेगा। और जब बादल का निर्माण नहीं होगा तो सन की जो रेज आती हैं वो आबाद रूप से आने लगेंगी, यानी कि बिना किसी रुकावट के। और जब बिना किसी रुकावट के आएंगे तो आप एक बात बताइए, सन की रेज तेज होगी या स्लो होगी, काफी तेज होगी। टेम्परेचर लो होगा कि हाई होगा, हाई होगा, ठीक है। इसी से यहाँ पे बनता है एक तरीके का डोम। डोम का सामान्य सा मतलब होता है एक ऐसी प्लेट और इसके ऊपर ऐसा एक ढक्कन रख दिया गया, इसको बोलते हैं डोम। अभी आपने पिछले महीने करंट अफेयर्स पढ़ा था, हमने आपको आयरन डोम सिस्टम बताया था जो कि इजराइल का था। तो वही चीज है जो इसको कवच प्रदान करता है, यानी कि रोक कर रखता है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कहना क्या चाहता है। इन समर द जेट स्ट्रीम विच मूव्स द एयर शिफ्टेड नॉर्थवर्ड, ठीक है। इसको हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए हैं। तो आप ऐसे देखिए कि प्रशांत जो नॉर्थ वेस्ट है, प्रशांत नॉर्थ वेस्ट का मतलब ऐसे समझिए, ये प्रशांत है नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ऊपर का नॉर्थ, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट और कनाडा के कुछ हिस्सों में जब टेम्परेचर 47 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाता है तो माना जाता है कि एक तरीके की ऐतिहासिक गर्मी है, और ये वास्तव में हीट डोम के कारण होती है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ये कि प्रशांत नॉर्थ वेस्ट और कनाडा के कुछ हिस्सों में तापमान का बढ़ना किस घटना का परिणाम है, तो आप बता देंगे हीट डोम का, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन कई सारे देंगे, एक तो आपको ऑप्शन देगा हीट डोम, दूसरा आपको देगा मानसूनी वर्षा, है ना, ऐसे देगा। तो आपको पता होना चाहिए नहीं साहब यहाँ पे हीट डोम एक कारण है, ठीक। फिर है कि ये घटना आखिरकार होती कैसे है हीट डोम की। तो हीट डोम की घटना तब होती है जब हमारे सी का जो टेम्परेचर है प्रबल रूप से, मतलब बहुत ही तेजी से ऊपर चढ़ता है उतरता है। चढ़ता उतरता का मतलब काफी तेजी से गर्म होता है और काफी तेजी से ठंडा होता है। और ये किसके कारण होता है, संवहन के कारण। और जब संवहन के कारण ऐसी स्थिति होती है तो समुद्र का टेम्परेचर, ये मान लीजिए समुद्र है, इसका टेम्परेचर ऐसे गर्म हो गया, और जब गर्म हो गया तो ये हवा ऊपर जाएगी ना। सिंपल सी बात है, जब आप पानी को गर्म करते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा, और अगर आप उसके ऊपर कोई एक ढक्कन रख दें तो पूरी की पूरी वाष्प उस पर आ जाएगी और वो ढक्कन गर्म कर देगा और अंदर का पानी पूरा हीट हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे। अब ये हीट कैसे हुआ कनाडा, ये आपको बताते हैं। जब ये यहाँ पे समुद्र में हीट हो रहा है, सपोज करें, तो हवा कौन सी चल रही, जेट, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये इसको धकेल रही है कहाँ की ओर, कनाडा की ओर। अब आप ऐसे देखिए यहाँ पे कि यहाँ से ये हवा इस तरफ को ऐसे धकेलेगी, तो जब धकेलेगी तो कहाँ जाएगी, कनाडा की ओर जाएगी, और जब यहाँ जाएगी तो यहाँ एक हीटनेस प्रोवाइड हो जाएगी।
तापमान गर्म मिलेगा, यहाँ तापमान ठंडा होगा क्योंकि यहाँ पे अभी टेम्परेचर इतना नहीं इफेक्ट कर रहा है। क्लियर? और यहाँ से इधर कभी नहीं आएगा। इतनी बातें आप समझ गए? चलिए, यही आपको यहाँ पे समझाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे प्रचलित हवाएं गर्म हवा को पूर्व की ओर ले जाती हैं, पूर्व की ओर इस तरफ, ठीक है, वैसे वैसे जेट स्ट्रीम उत्तरी शिफ्ट हवा को भूमि की ओर मोड़ देती है। अब जैसे ये देखो, ये ऐसे जा रही हैं, ठीक, जेट स्ट्रीम ऊपर बहती है तो जेट स्ट्रीम इसको ऐसे धक्का देगी, अरे भाई तुम नीचे जाओ भाई नीचे जाओ, और ऐसे इसको नीचे करके कनाडा की ओर ले जाएगी जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो जाएगा। ठीक है, आपसे वैसे इतना पूछेगा नहीं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बस बता दे रहे हैं। और जब ये समाप्त हो जाती तो यहाँ गर्म लहरों का जन्म होता है जो कि हीट वेव कहलाती हैं। अब प्रश्न आता है कि जेट स्ट्रीम क्या है। क्वेश्चन यूपीएससी ने इसी बार के 2020 के क्वेश्चन में पूछा था। क्या पूछा था कि जेट स्ट्रीम धाराएं केवल उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं क्या? ठीक है, तो हमने आपको ऑलरेडी कल क्वेश्चन कराया था। जेट स्ट्रीम जो धाराएं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, यहाँ से और इस तरफ की ओर, लेकिन इनका जो प्रवाह है वो उत्तर से दक्षिण में बदल जाता है, यानी कई बार ये ऐसे भी हो जाती हैं। ठीक है, उत्तर से नीचे की दक्षिण की ओर। और यही कारण है कि जब ये ऐसे हुई और ऐसे गर्म हवाएं जब चल रही थी तो इनको इसने नीचे की ओर धकेल दिया। पश्चिम से पूर्व की ओर समुद्र के तापमान ये परिवर्तन क्यों होता है? हीट डोम के कारण। हीट डोम क्या करता है? बादलों को नहीं बनने देता है, जिससे सूर्य की जो अधिक विकिरण है, विकिरण का मतलब सूर्य की जो रेस हैं वो धरती पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जाती हैं, जिस कारण यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। ठीक है, हीट डोम वास्तव में होता क्या है? ये उच्च दबाव का क्षेत्र है जो उस बर्तन की तरह होता है जिस पर लगा ढक्कन गर्मी को रोक कर रखता है। इतनी बातें समझ गए? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज पर काफी तेजी से गर्माहट करते हैं। ठीक है, लो प्रेशर का मतलब होता है जहाँ पे ठंडी की स्थिति होती है। इसीलिए कहा जाता है ना, जब हाई प्रेशर में है वो इंसान, उसके अंदर प्रेशर काफी ज्यादा हाई है, कब कहा जाता है? जब वो बहुत ज्यादा आग बबूला होता है, गर्म होता है ना, लोगों के अंदर गुस्सा आता है ना, कुछ मूर्ख टाइप के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहा फोन ही तोड़ दें। अरे हम ही को दे देते हैं भाई, फोन तोड़ने से क्या फायदा। हीट वेव्स, हीट वेव्स क्या होती हैं? सिंपल सी बात है, अभी हमने हीट डोम पढ़ा तो आपसे क्वेश्चन हीट वेव्स भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हीट वेव्स के कारण कई सारे लोग भारत में मर गए हैं। ठीक है, तो हीट वेव्स वास्तव में गर्मी में असामान्य रूप से ऐसी स्थिति है जब टेम्परेचर अनुमान से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाए। अनुमान से काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे 48 और 50 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो ये हीट वेव हो गया, जिसको लू बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, अधिक रहता है, ये 2 दिनों से अधिक समय तक रहता है, यानी कि अगर 2 दिनों तक लगातार टेम्परेचर 44 प्लस हो जाए तो हम उसे हीट वेव की स्थिति कहते हैं। इसमें लोगों के बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है और बाहर जब घूमने जाते हैं तो इसलिए वो बीमार पड़ जाते हैं और वो देहांत हो जाता है। ठीक है, ये कब होती है? मार्च से लेकर जुलाई के माह के दौरान होती है। वैसे मार्च और जून में ज़्यादा होती है, जुलाई में मानसून का आगमन हो चुका होता है, इसलिए देखने में कम मिलती है, बट 2 महीने जरूर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस टॉपिक को पूरी तरह कवर किया। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीफ संगठन। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आपसे बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि लीफ संगठन का इंडिया मेंबर है, तो इंडिया लीफ संगठन का मेंबर नहीं है। ठीक है, पूरा नाम इसका क्या है? लोअरिंग एमिशन बाय एक्सीलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस, यानी कि किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट को फाइनेंस देने से। साधारण सा मतलब आप लोग एक वर्ड पढ़ते होंगे REDD प्लस, ठीक है, सॉरी REDD प्लस 2 D है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? ये करता क्या है काम की जो डिफॉरेस्टेड एरिया है, यानी कि जहाँ पे जंगलों को समाप्त किया जा रहा है तो वहाँ पर जंगलों का पुनर्वनीकरण करना, यानी कि पुनः वहाँ पे वनों को बड़ी से बड़ी संख्या में लगाना। तो इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसा प्रोवाइड कराता है लीफ संगठन। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय वन का क्षेत्र है वहाँ पर ये पैसे को प्रोवाइड करता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का एक संगठन है जिसमें अमेरिका है, यूके है, नॉर्वे है और साथ ही कई सारी छोटी छोटी कंपनियां, नेस्ले, अमेजॉन, यूनिलीवर, ठीक है, एयरबिन्स। नेस्ले का मतलब जो मैगी बनाती है, अमेजन का मतलब जो आप सामान परचेज करते हो, हिंदुस्तान लीवर का मतलब जैसे लाइफ बॉय, लक्स, ये जितने भी शैम्पू वगैरह आप देखते हो, क्लिनिक प्लस वगैरह, वो सब के सब हिंदुस्तान लीवर के ही, फेयर एंड लवली क्रीम वगैरह ये उन्हीं के पार्ट हैं। ठीक है, भारत का कुल भौगोलिक वन क्षेत्र कितना है? 24.56%। यूपीएससी ने प्रीलिम में आपसे क्वेश्चन पूछा है।
कुल उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र कितना है, 0.38% की गिरावट आई है। आपसे साधारण सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या भारत का उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, तो नहीं साहब, कमी आई है। ठीक है, बाकी जब हम आपको प्रीलिम बूस्टर ज्योग्राफी की क्लासेस कराएंगे ना, या जब करा रहे होंगे, तो वहां पे हम आपको ये और अच्छे से डिटेल में कवर कराएंगे। यहाँ पे बस आपको यही तथ्य याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से आज हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं उनको कवर किया। उम्मीद है कि आपको ये सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट 4 जुलाई 2021 को कुछ नए आर्टिकल के साथ। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहिए।